आज की सबसे बड़ी खबर की। सचिन वाजे 3 तारीख तक एनआईए की रिमांड पर है, लेकिन आज एक बड़ा रहस्य सामने आया। जी हां, सचिन वाजे पर मनसुख की हत्या का आरोप है। जी हां, सचिन वाजे ने क्या मनसुख की हत्या की, इसकी जांच हो रही है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बहुत कुछ खोलकर सामने रख दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो सामने आई है वो सवाल उठा रही है कि क्या पोस्टमार्टम में भी झोल किया गया, और एनआईए अब तैयारी में है कि जिन डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम किया है इन डॉक्टर्स से पूछताछ होगी। ये डॉक्टर एनआईए के रडार पर हैं, तो क्या डॉक्टर से पूछताछ सारे राज खोल देगी? देखिए जरा, अब एनआईए के रडार पर कौन से डॉक्टर्स हैं। एंटीलिया विस्फोटक नदी कार के मालिक मनसुख के पोस्टमार्टम पर सवाल। एनआईए के रडार पर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स। जे के डॉक्टरों को यह पता था कि हम रिकॉग्नाइज नहीं है, तो भी उन्होंने उसका टेस्टिंग क्यों किया, उस एविडेंस को खोला क्यों? विस्फोटक से लदी स्कॉर्पियो के मालिक मनसुख हिरेन की हत्या के बाद उसके पोस्टमार्टम पर अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। मनसुख की हत्या की जांच कर रही एनआईए अब पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से भी पूछताछ कर सकती है। एनआईए को पुख्ता सबूत मिले हैं कि हिरेन के पोस्टमार्टम के दौरान एपीआई सचिन वाजे ठाणे के सरकारी अस्पताल में मौजूद था। ऐसे में अब शव की जांच करने वाले 3 डॉक्टर से पूछताछ की तैयारी है। मनसुख हिरेन की जब बॉडी मिली तब उसके चेहरे पर हैंडकरचीफ और रुमाल पूरी तरीके से बांधा गया था। मेंशनिंग भी नहीं है। इसका मतलब है इस पुरावे को नष्ट करने का काम लोकल पुलिस ने किया। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स को एनआईए के इन सवालों के जवाब देने होंगे। पोस्टमार्टम के दौरान क्या डॉक्टर्स पर कोई दबाव था? क्या पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी हुई थी? डॉक्टर्स से कौन कौन लोग मिलने आए थे? क्या बातचीत हुई थी या किसी का फोन आया था? पोस्टमार्टम के लिए पूरे सैंपल पहली बार में ही क्यों फॉरेंसिक के लिए नहीं भेजे गए? डॉक्टर से अस्पताल आए लोगों का रिकॉर्ड मांगा जाएगा। एटीएस की जांच में सामने आया था कि मुलाकात करने वालों का कोई लिखित रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। क्या वाजे ने डॉक्टर्स पर किसी तरह का दबाव बनाया था? किस अधिकारी ने इस प्रकार का निर्णय किया जिसमें पूरी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई? जिस अधिकारी ने इस निर्णय किया उसको कौन से सरकार में बैठे मंत्री ने ये कहा कि पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग मत करो? मनसुख का परिवार पहले ही पोस्टमार्टम पर सवाल उठा चुका है। अब एनआईए ये पता करेगी क्या मनसुख के पोस्टमार्टम के साथ कोई छेड़छाड़ की गई है। तो सोचिए, अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन आइए अब आपको वो झोल दिखाते हैं कि मनसुख की हत्या के पीछे आखिर जो झोल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकलकर सामने आया वो चौंकाने वाला है। देखिए जरा, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पहली बात ये खबर जो निकलकर सामने आई वो ये कि मनसुख को 4 लोगों ने मारा। 4 लोगों ने मारने के बाद मनसुख को दरअसल पानी में उसका शव फेंक दिया गया, यानी मनसुख का शव पानी में फेंक दिया गया मारने के बाद। पहले यह कहानी सामने आई। कहानी बदलती कहां से वो आपको बताते हैं। दरअसल डायटम रिपोर्ट से सवाल उठे। डायटम रिपोर्ट ये होती है कि अगर किसी की डूबने से मौत हुई है तो उसके लिए डायटम रिपोर्ट आती है। यह पता चलता है कि डूबने से मौत के पीछे क्या उसकी सांस रुक गई थी, ब्लड सर्कुलेशन रुक गया था, उसके बाद मौत हुई। तो डायटम रिपोर्ट से सवाल अब यह उठ रहे हैं कि दरअसल मनसुख जब पानी में गिरा तो क्या जिंदा था, क्योंकि डायटम रिपोर्ट कह रही है कि पानी में गिरने के बाद मौत हुई। इसलिए सवाल अब पोस्टमार्टम पर उठ रहे हैं। लेकिन अब बड़ी चीज यह है, आपको बताएं कि दरअसल अब यहां से दूसरी चीज शुरू होती है। अब आपको हम सबूत दिखाने जा रहे हैं। आप भी जानकर ताज्जुब करेंगे। जो सबूत हम आपको दिखाने जा रहे हैं दरअसल वो सबूत यह है कि सचिन वाजे का पोस्टमार्टम से ताल्लुक क्या है। सचिन वाजे क्यों पोस्टमार्टम हाउस में मौजूद था। सचिन वाजे की वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि सचिन वाजे आखिर क्या कर रहा था। सोचिए, अंदर मनसुख का पोस्टमार्टम हो रहा था, बाहर
सचिन वाजे मौजूद था। देखिए जरा यह हिला देने वाली रिपोर्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल उठने का एक कारण यह भी है। दरअसल मनसुख के पोस्टमार्टम हाउस के बाहर सफेद शर्ट और नीली जीन्स में दिख रहा है सचिन वाजे। यह सबसे बड़ा और हिला देने वाला सबूत है। सचिन वाजे आखिर मनसुख के पोस्टमार्टम हाउस के बाहर क्या कर रहा है? सचिन वाजे वहां मौजूद लोगों से बात करता है। जांच में यह भी सामने आया कि वाजे 5 मार्च को शाम 6:30 बजे के आसपास ठाणे के सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचा था। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर वाजे क्राइम ब्रांच के अधिकारी अलकनूर से भी बातचीत कर रहा था। एनआईए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अलकनूर से भी पूछताछ करेगी कि उन्होंने वजह को पोस्टमार्टम हाउस में जाने की इजाजत क्यों दी थी। जांच में यह भी सामने आया कि वजह ने वहां मौजूद मनसुख के भाई हिरेन से भी मुलाकात की थी और यह सब कुछ वाजे ने तब किया जब उसे इस जांच से पूरी तरह बाहर किए हुए 2 दिन हो चुके थे। तो वाजे की मौजूदगी और पोस्टमार्टम पर सवाल मनसुख की हत्या के तार को सचिन वाजे के साथ और पुख्ता तौर पर जोड़ते हैं। तो कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती कि सचिन वाजे आखिर क्या कर रहा था उस जगह पर जहां मनसुख का पोस्टमार्टम हो रहा था। सचिन वाजे 3 अप्रैल तक एनआईए के रिमांड पर है और एनआईए रिमांड रूम में बिठाकर ढेरों सवाल पूछ रही है। लंबी चौड़ी सवालों की लिस्ट है जो सचिन वाजे से जिसके जवाब लिए जा रहे हैं। अब आपको बताने जा रहे हैं हम दरअसल विनायक शिंदे, वो कांस्टेबल जिसके ऊपर हत्या का आरोप है। एटीएस ने कहा विनायक शिंदे ने हत्या की बात कबूल ली है। तो एनआईए का अगला कदम क्या है? एनआईए दरअसल विनायक शिंदे को और सचिन वाजे को आमने सामने रिमांड रूम में बिठाकर अब सवाल जवाब करेगी। देखिए जरा वाजे से रिमांड रूम में क्या सवाल होंगे। वाजे के हर गुनाह का मिला सबूत। वाजे के राजदार ने खोला राज। वाजे शिंदे का सच से सामना। मिल गया मनसुख केस का मास्टरमाइंड। एंटीलिया और मनसुख हिरेन केस में 3 अप्रैल तक एनआईए हिरासत में भेजे गए सचिन वाजे की मुश्किलें हर बीतते लम्हे के साथ बढ़ती जा रही हैं। अब इस मामले में वाजे का सबसे भरोसेमंद साथी ही उसके गुनाहों का आईना बनने जा रहा है। मनसुख मर्डर केस में गिरफ्तार पूर्व कांस्टेबल विनायक शिंदे को एनआईए सचिन वाजे के साथ बिठाकर पूछताछ करेगी। एनआईए जानना चाहती है कि मनसुख की हत्या का प्लान किसने बनाया, मनसुख हत्या में कितने लोग शामिल थे, क्या हत्या में मुंबई पुलिस का कोई अधिकारी भी शामिल है, वाजे और शिंदे कब से संपर्क में हैं, किन किन फर्जी नंबरों से बात की गई, मनसुख को बुलाने के लिए तावड़े का नाम क्यों। ये वो सवाल है जो मनसुख केस की हर गुत्थी को सुलझा सकते हैं। इससे पहले एटीएस की हिरासत में विनायक शिंदे ने कबूला था कि सचिन वाजे ही इस हत्या का मास्टरमाइंड है। इस मामले में एटीएस ने पूर्व कांस्टेबल विनायक शिंदे और सट्टेबाज नरेश गोरे को गिरफ्तार किया था, जो कि अब एनआईए की हिरासत में है। अब तक खुद को बेकसूर बताने वाले सचिन वाजे के लिए अपने ही साथी का सच से सामना करना आसान नहीं होगा। अब आइए आपको जल्दी से बताते हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि ये सचिन वाजे और शिंदे कौन है, इनका क्या ताल्लुक है, तो वो आपको दिखाते हैं कि सचिन वाजे का शिंदे से ताल्लुक क्या है। जी हां, हम आपको दिखा रहे हैं दरअसल मनसुख मर्डर का वाजे शिंदे कनेक्शन क्या है। वाजे से लगातार संपर्क में था विनायक शिंदे, यानी वाजे और शिंदे लगातार संपर्क में थे। इसके अलावा मैं आपको बताऊं फर्जी सिम के जरिए, यानी जो फर्जी सिम गुजरात से आए थे, उस फर्जी सिम के जरिए दोनों लगातार एक साथ बात कर रहे थे। इसके अलावा बुकी नरेश ने दिए थे शिंदे को फर्जी सिम। 2 लोग गिरफ्तार हुए, विनायक शिंदे और बुकी ने दिए थे शिंदे को सिम। इसके अलावा आपको बताएं कि शिंदे ने मनसुख को किया था आखिरी व्हाट्सएप कॉल, यानी आखिरी व्हाट्सएप कॉल मनसुख को किया था और शिंदे ने मनसुख को बुलाया था। यह थोड़ा उलझा हुआ है। शिंदे ने तावड़े का नाम लेकर मनसुख को बुलाया था। अब यह तावड़े कौन है, यह आगे हम आपको बताएंगे कि तावड़े को बुलाया था। मनसुख की हत्या के समय मौजूद था शिंदे, यानी मनसुख का जब मर्डर हुआ तो शिंदे वहां मौजूद था। क्या वहां सचिन वाजे भी मौजूद था, यह अबूझ पहेली है। और शिंदे ने वाजे को केस का मास्टरमाइंड बताया, यानी इस पूरे केस का मास्टरमाइंड वाजे है, यह कहना है शिंदे का।
लेकिन आपको बताएं, इस मामले में सचिन वाजे से रोज पूछताछ हो रही है। कल एनआईए कोर्ट ने सचिन वाजे की रिमांड बढ़ाई 3 अप्रैल तक, और उसी वक्त रात को लगभग 10 बजे, 11 बजे और 12 बजे तक सचिन वाजे को एनआईए मुंबई में लेकर घूमती रही। कहां कहां लेकर गई, किस किस चीज का इन्वेस्टिगेशन कर रही है एनआईए, जरा देखिए इस रिपोर्ट में। सचिन वाजे एनआईए की गिरफ्त में है। उससे हर रोज सवाल किए जा रहे हैं। एनआईए अधिकारी उससे गुनाह की किताब का हर पन्ना खुलवा रहे हैं। इसी कड़ी में वाजे हर उस जगह पर ले जाया गया जो एंटीलिया के पास मिली स्कॉर्पियो के मालिक मनसुख के मर्डर से ताल्लुक रखती है। सबसे पहले एनआईए की टीम वाजे को रेती बंदर ले गई, जो शव मिलने वाली जगह से 1 किलोमीटर दूर है। यहां टीम 15 मिनट तक रुकी। यहाँ पर ही कल रात को एनआईए की टीम पहुंची थी सचिन वाजे को लेकर। करीब अब 10 से 15 मिनट का ये देखिए समय यहाँ पर रहा होगा जब एनआईए की टीम जो है वो यहाँ पर मौजूद रही। जांच की गई, पड़ताल की गई, बातचीत यहाँ पर, सवाल जो है वो सचिन वाजे से किए गए थे, क्योंकि एनआईए की जो टीम है उसको शक है कि इसी जगह पर मनसुख हिरेन को मारा गया। इसके बाद रेती बंदर में ही दूसरी जगह पर एनआईए वाजे को ले गई। ये वो जगह है जहां शव मिला, वहां से 300 मीटर दूरी पर। दूसरा स्पॉट जहां पर एनआईए की टीम सचिन वाजे को लेकर पहुंची वो था ये स्पॉट, जो पहले स्पॉट से करीब 300 मीटर की दूरी पर था। और यहां पर एनआईए की टीम देखिए करीब 10 मिनट तक रही थी। कुछ दिन पहले आपको याद होगा जो सस्पेंडेड कांस्टेबल है विनायक शिंदे, उसको लेकर भी अलग अलग जगह पर पहुंचा गया था और विनायक शिंदे को यहां से कुछ दूरी पर लेकर आया गया था। इसके बाद वाजे को तीसरे लोकेशन गाय मुख चौपाटी ले जाया गया, जहां पर 10 मिनट तक टीम ने छानबीन की। तीसरी लोकेशन जहां पर एनआईए की टीम सचिन वाजे को लेकर पहुंची थी वो थी ये गाय मुख चौपाटी, जहां पर पूछताछ के लिए पहुंची। हालांकि देखिए करीब 5 से 7 मिनट तक एनआईए की टीम यहां पर मौजूद रही थी। जो अफसर थे वो उन्होंने यहां पर पूरा का पूरा मुआयना किया एक तरह से, लेकिन सचिन वाजे देखिए उस दौरान भी गाड़ी के अंदर ही बैठा हुआ था। साजिश का जाल जितनी बारीकी से बुना गया, उतनी ही बारीकी के साथ एनआईए हर तार को उधेड़ रही है। अब वो दिन भी दूर नहीं जब प्यादे वाजे अपने सरताज के साथ जेल में गुनाहों की सजा भुगतेगा। अब आप सोचिए, एक शख्स जो खाकी वर्दी पहनता है, उस शख्स की क्राइम कुंडली कितनी बड़ी है। आइए पूरी क्राइम कुंडली आज हम आपको बताते हैं सचिन वाजे की। तो आपके सामने उसकी क्राइम कुंडली। एंटीलिया साजिश सचिन वाजे ने रची, ऐसे आरोप है सचिन वाजे पर। इसके अलावा आपको बताएं, मनसुख मर्डर का आरोप सचिन वाजे पे है। शिंदे कह चुका है कि दरअसल मनसुख के मर्डर का मास्टरमाइंड सचिन वाजे है। इसके अलावा क्राइम कुंडली का अगला पन्ना पलटेंगे तो कारोबारियों से वसूली, उगाही का पूरा धंधा चलता था, ऐसे इल्जाम सचिन वाजे पर लगे। न सिर्फ ये, बल्कि पन्ने दर पन्ने पलटते जाएंगे तो बिल्डर से उगाही का पन्ना भी खुलकर सामने आ जाएगा। न सिर्फ ये, बल्कि आपको बताएं सचिन वाजे पर आरोपों की फहरिस्त बहुत लंबी है। पब, रेस्टोरेंट से हफ्ता वसूली के भी इल्जाम सचिन वाजे पर हैं। ये तो सिर्फ शुरुआत है, न जाने ये कुंडली कहां जाकर खत्म होगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में और अब बात करते हैं अगली स्टोरी की। बात मुख्तार अंसारी की, यानी डॉन को लग रहा था शायद उसे पकड़ना मुश्किल है, लेकिन योगी ने इस नामुमकिन चीज को मुमकिन कर दिखाया। बाहुबली मुख्तार अंसारी भागे भागे फिर रहे थे। उत्तर प्रदेश से चले गए पंजाब और वहां जाकर इस उम्मीद में थे कि योगी आदित्यनाथ के चंगुल से बच जाएंगे, लेकिन आज सुप्रीम हथौड़ा चला है। सुप्रीम आदेश सामने आया कि मुख्तार को अब योगी की जेल में ही रहना होगा। देखिए रिपोर्ट। योगी के खौफ में बाहुबली मुख्तार, हर दलील फेल, अब यूपी की जेल।
मेरे पास, मैं इसका कोई जवाब नहीं दूंगा। मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश आएगा मैं लागू करूंगा जेल के पास। डॉन मुख्तार पर सुप्रीम आदेश। अब योगी के जेल में रहेगा मुख्तार। अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ करके जा चुके हैं और जिन लोगों ने यहाँ आम लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया, उनकी जिंदगियां उत्तर प्रदेश की सरकार ने समाप्त कर दिया है। यूपी में खौफ की इबारत लिखने वाला डॉन मुख्तार थर थर कांप रहा है। दहशत में है कि अब यूपी तो जाना पड़ेगा। योगी की पुलिस हर गुनाह का गिन गिन कर हिसाब लेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश सुनाया तो उसके बाद शायद ही डॉन अंसारी के गले से पानी की बूंद उतरी, क्योंकि उसने उत्तर प्रदेश की जेल से बचने के लिए बहुत ढोंग रचे थे। डायबिटीज, स्लिप डिस्क और डिप्रेशन जैसे तमाम बहाने बनाए, लेकिन आखिर में तय हो गया कि अब माफिया को यूपी की जेल का ही खाना खाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अंसारी को यूपी की जेल में शिफ्ट करने का आदेश दिया। अब प्रयागराज की कोर्ट यह तय करेगी कि उसे किस जेल में रखा जाएगा। न्यायालय के आदेश पे जो बंदी हमारे जेलों में रहते हैं वो जुडिशियल कस्टडी में रहते हैं। किसी भी बंदी को हम नियम कानून का हम पालन कराना भी हमारी जिम्मेवारी है और साथ ही साथ उसको सुरक्षित रखना भी हमारी जिम्मेवारी है। कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार बनाम पंजाब सरकार की भी जंग हुई। पंजाब सरकार के वकील ने यूपी सरकार की याचिका रद्द करने की मांग की, लेकिन सुप्रीम अदालत ने सभी दलीलों को ठुकरा दिया और फैसला यूपी सरकार के पक्ष में सुनाया। उत्तर प्रदेश का मुकदमा है, उत्तर प्रदेश में चलेगा, क्यों पंजाब में क्यों जाएगा? हम सब लोग चाहते थे कि उत्तर प्रदेश से मुख्तार अंसारी आवें और उनके खिलाफ यहाँ पर सारी कार्रवाई चले। ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है हम सब लोग इसका स्वागत करते हैं। मुख्तार अंसारी के यूपी लौटने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। जल्द ही बाहुबली अंसारी यूपी की जेल में रखा अपने नसीब का दाना पानी खाएगा और अपने हर जुर्म का भुगतान करेगा। आपने अभी आखिर में अजय राय को सुना। इन्हीं के भाई की हत्या का आरोप मुख्तार अंसारी पर है। यह अजय राय वही है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़े थे। लेकिन अब आपके जहन में आ रहा होगा कि मुख्तार पर मुकदमे और एफआईआर तो दरअसल उत्तर प्रदेश में दर्ज हैं, तो फिर मुख्तार अंसारी पंजाब कैसे पहुंच गया? आइए वो भी हम आपको बताते हैं कि मुख्तार अंसारी पंजाब पहुंचा कैसे। दरअसल पंजाब पहुंचने के पीछे वजह थी कि मोहाली में, पंजाब के मोहाली में दरअसल रंगदारी का एक केस दर्ज हुआ। पंजाब में केस दर्ज हुआ और मुख्तार बांदा जेल में उत्तर प्रदेश में बंद था। इसके आगे मैं आपको बताऊं कि जनवरी 2019 में यह रंगदारी का केस मोहाली में दर्ज हुआ। इसके बाद हुआ क्या, 10 करोड़ रंगदारी मांगने का इल्जाम लगा और उसके बाद आगे का एक्शन देखिए पंजाब पुलिस ने क्या किया। वारंट लेकर, प्रोडक्शन वारंट लेकर यूपी से पंजाब पुलिस आ गई। यानी पंजाब पुलिस आई यूपी और उसके बाद यूपी से लेकर जो जेल अधिकारी था उसको एक प्रोडक्शन वारंट दिखाकर 24 जनवरी 2019 में रोपड़ जेल भेजा गया। यानी पंजाब पुलिस पहुंची बांदा, बांदा से मुख्तार को लेकर पंजाब चली गई और उसके बाद से यह केस कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहा है। लेकिन योगी ने ठान लिया था, योगी ने जो एक बार कमिटमेंट कर ली फिर वो उससे करके ही रहते हैं। और आपको याद होगा योगी ने जब पहली बार सत्ता संभाली थी तो एक बात बिल्कुल साफ की थी, या तो अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ दें या अपराध छोड़ दें। देखिए जरा। उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडे या तो जेल के अंदर हैं या फिर उनका राम नाम सत्य है हो गया है। अपराधी आज या तो जेल के अंदर है या प्रदेश छोड़ करके कहीं मुंह छुपा करके बैठा हुआ है, उसको प्रदेश के अंदर आने का वो दुस्साहस नहीं कर सकता है। तो आपने देखा योगी आदित्यनाथ ने बहुत साफ कह दिया था कि उत्तर प्रदेश से अपराधियों का सफाया करना है। दरअसल यूपी का हाल यह था पुरानी सरकार में कि अपराधी बेलगाम हो गए थे। योगी आदित्यनाथ के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि उत्तर प्रदेश से अपराध का सफाया करना है और इसी वादे के साथ
उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार बनी थी कि यहां से क्राइम खत्म करना है। इसलिए योगी ने पहला काम यह किया कि जितने अपराधी थे उनको जेल में डाला जाए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, वो खुले ना घूमे, नेताओं की शय पर ना घूमे। और वही हुआ। यही वजह है कि मुख्तार अंसारी वापस आने को तैयार नहीं था। मुख्तार अंसारी गिड़गिड़ा रहा था कि वो किसी भी तरह पंजाब की जेल में रहे। बाकायदा पंजाब सरकार भी कह रही थी कि मुख्तार अंसारी को यहीं रखा जाए। तो सवाल यह है कि आखिर अब मुख्तार अंसारी आएगा। और जरा देखिए, मुख्तार अंसारी की पूरी क्राइम डायरी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्तार अंसारी पर 50 से ज्यादा केस दर्ज है। मर्डर का, मऊ में मर्डर और गैंगस्टर का केस दर्ज है। इसके अलावा वाराणसी की बात करें, वाराणसी में हत्या का मामला मुख्तार अंसारी पर दर्ज है। इस धमकी का मामला दर्ज है। गाजीपुर की बात करें अगर हम, गाजीपुर में मुख्तार अंसारी पर हत्या का प्रयास का मामला दर्ज है, यानी अटेम्प्ट टू मर्डर। गाजीपुर के बाद साथ ही फर्जी शस्त्र लाइसेंस भी, यानी उनके पास अवैध हथियार भी मौजूद है, यह भी मामला दर्ज है। गैंगस्टर मामला दर्ज है और हत्या का मामला दर्ज है। आजमगढ़ में 4 गैंगस्टर के मामले दर्ज हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि साथ ही साथ आखिरी जो मामला उनके ऊपर दर्ज है, 50 से ज्यादा मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज हैं। तो ये पूरी फहरिस्त है क्राइम कुंडली की मुख्तार अंसारी के खिलाफ। लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आपको एक और दिलचस्प खबर बताते हैं। आपने राहुल गांधी को केरल में प्रचार करते देखा, पुडुचेरी में प्रचार करते देखा। राहुल गांधी को आपने दक्षिण भारत में प्रचार करते देखा, असम में भी प्रचार करते देखा। लेकिन क्या राहुल गांधी को आपने बंगाल में प्रचार करते देखा? क्या आपने प्रियंका गांधी को बंगाल में प्रचार करते देखा? नहीं। बंगाल में कल चुनाव है, सुबह वोट डाले जाएंगे, लेकिन बंगाल न अब तक राहुल गए हैं, न अब तक प्रियंका गई हैं, और इन सब के नाम 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट में थे। तो सवाल ये कि राहुल को बंगाल जाने से डर क्यों लग रहा है? राहुल क्यों घबरा रहे हैं कि बंगाल गए तो फिर ऐसा क्या हो जाएगा? देखिए जरा रिपोर्ट। बैटल ऑफ बंगाल में हार गया गांधी परिवार। बंगाल में प्रचार से गायब राहुल प्रियंका। पश्चिम बंगाल की जनता कुछ ही घंटों के बाद अपनी नई सरकार के लिए पहला जनादेश देने वाली है। लेकिन सियासी हलकों में चर्चा गांधी परिवार की है। सोचिए, देश का जो राज्य सबसे ज्यादा खबरों में है, जिस बंगाल में कल से चुनाव है, वहां अब तक प्रचार के लिए न राहुल गांधी पहुंचे हैं, न प्रियंका वाड्रा गांधी। क्या नतीजों से पहले ही कांग्रेस ने हार मान ली है? बंगाल के लिए कांग्रेस ने जिन 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, इसमें सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का नाम भी शामिल है। लेकिन अब तक न सोनिया गांधी, न राहुल गांधी और न प्रियंका गांधी पश्चिम बंगाल में एक भी रैली करने पहुंचे। जबकि ठीक बंगाल के बगल में असम है, जहां राहुल से लेकर प्रियंका तक लगातार प्रचार कर रहे हैं। प्रियंका ने असम के 3 दौरे किए, जबकि राहुल गांधी ने भी 3 दौरे किए। 20 महीनों में ही राहुल गांधी 9 बार वायनाड जा चुके हैं। राहुल केरल में लगातार प्रचार कर रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेस आला कमान और गांधी परिवार ने बंगाल में प्रचार से दूरी बनाई, उसके कई सियासी मायने निकल रहे हैं। क्या कांग्रेस बंगाल में हार मान चुकी है और ठीकरा दूसरे नेताओं पर फोड़ने के लिए तैयार है, या फिर बंगाल चुनाव में सीमित प्रचार कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है? इसका जवाब आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सोचिए, कल चुनाव है, आइए आपको दिखाते हैं चुनाव किन सीटों पर है और क्या है खेला। बंगाल में कौन करेगा खेला? पहले चरण में 30 सीटों पर वोटिंग होनी है। आपको बताते हैं 30 सीटों में कौन किस पर भारी है। देखिए जरा, हम आपको बताने जा रहे हैं 2016 में टीएमसी ने इन 30 सीटों में से 27 सीटें जीती थी। इसके अलावा हम आपको दिखाएं, 2016 में कांग्रेस को केवल 2 सीटें मिली थी इन 30 सीटों में से। इसके अलावा आपको बताएं, 2016 में बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था, बीजेपी खाता भी नहीं खोल पाई थी। लेकिन असली खेला अब शुरू होता है। 2019 में 3 सीटों में से 20 सीटों पर बीजेपी को बढ़त थी। यानी लोकसभा चुनाव, यानी मैं बड़ी बात यह कह रहा हूं कि 2019 के चुनाव में दरअसल
जो रिजल्ट आया वो ये बता रहा है कि बीजेपी 20 सीटों पर बढ़त हासिल कर सकती है इन 30 में से। उससे पहले आपको बताऊं, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में है, बांग्लादेश में है और कल बंगाल में चुनाव है। सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आखिर बांग्लादेश में प्रधानमंत्री की मौजूदगी और बंगाल के चुनाव पे दरअसल असली खेला होगा। देखिए जरा ये रिपोर्ट। विदेशी जमी से भी देसी सियासत हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे से सच्चाई भी निकलकर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के दौरे पर बांग्लादेश में हैं। उनके इस दौरे का पहला दिन पड़ोसी देश बांग्लादेश के नाम माना जा रहा है, जबकि दूसरा दिन भारत की सियासत के नजरिए से बेहद अहम है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश के इस दौरे पर गोपालगंज के ओराकांडी स्थित मथुआ मंदिर भी जाएंगे, जहां वो मथुआ समुदाय के सबसे बड़े तीर्थ स्थल ठाकुरबाड़ी में दर्शन करेंगे और मथुआ धर्म प्रचारकों को संबोधित करेंगे। मोदी का यह कार्यक्रम पश्चिम बंगाल के लिए एक चुनावी संदेश के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार बंगाल में अनुसूचित जाति की आबादी करीब 1,84,00,000 है। इसमें 50% मथुआ संप्रदाय के लोग हैं, जो बंगाल की करीब 70 विधानसभा सीटों पर अपना प्रभाव रखते हैं। ऐसे में जब बंगाल में चुनाव कांटे का है और 2 मई आने तक किसका पलड़ा भारी हो जाए फिलहाल कहना मुश्किल है, तो बांग्लादेश में पीएम का मथुआ समुदाय के मंदिर में जाकर आशीर्वाद लेना उनके दिल जीतने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है, जो चुनाव में बड़ा असर दिखा सकता है। तो आपने देखा बांग्लादेश से बंगाल का खेला। मथुआ जाति जो लगभग 2 करोड़ है बंगाल में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीर्थ स्थल पर होंगे। सुनिए जरा जो बंगाल में मथुआ जाति और समुदाय के लोग हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। हम लोगों को तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी हम लोगों का साथ है, हम लोगों का मथुआ संप्रदाय के साथ है। ये बहुत बड़ा महसूस हो रहा है, जो देश की प्रधानमंत्री हम लोगों को साथ है, हम लोगों को सपोर्ट कर रहा है। अच्छा है, अब खूब मोदी सरकार बांग्लादेश जाएगा तो खूब अच्छा है, खूब भालो लगा। जो प्राइम मिनिस्टर है वो दूसरे जो देश में गए हैं तो वहाँ पर हिंदू लोग हैं, उन लोगों को थोड़ा रिलीफ मिलेगा जो कि हाँ यहाँ का प्रधानमंत्री वहाँ पे जा रहे हैं, तो उन लोगों का थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश गए हैं 2 दिवसीय दौरे पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कैसे स्वागत हुआ, प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर वहां के लोग, वहां की आवाम गदगद है। देखिए जरा ये रिपोर्ट हम आपको दिखाएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां से जाने से पहले दरअसल बांग्लादेश के जो पहले राष्ट्रपति थे, बांग्लादेश को जिन्होंने निर्माण किया, उनके बारे में एक ट्वीट किया प्रधानमंत्री ने। आपको बताएंगे कि शेख मुजीबुर रहमान की कैसे हत्या हुई, तख्ता पलट के दौरान कैसे पूरे परिवार की हत्या हुई। लेकिन पहले देखिए जब प्रधानमंत्री पहुंचे तब क्या हुआ। बांग्लादेश में मोदी बांग्लादेश में प्रधानमंत्री का जबरदस्त स्वागत। कोरोना महामारी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री किसी विदेशी जमीन पर उतरे। इस दौरे के लिए प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश को चुना और बांग्लादेश ने भी प्रधानमंत्री मोदी को सिर आंखों पर बिठाया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हजरत जलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने के बाद मोदी सीधे ढाका के राष्ट्रीय शहीद स्मारक पहुंचे, जहां एक बार फिर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पीएम मोदी ने यहां शहीदों को श्रद्धांजलि दी और विजिटर बुक में बांग्लादेश के शहीदों की कुर्बानी को अपने शब्दों में याद किया। एक तरफ मोदी सरकारी कार्यक्रमों में व्यस्त थे, तो दूसरी ओर भारतीय समुदाय के लोग उनसे मिलने के लिए उतावले। मौका मिलते ही भारतीय समुदाय के लोगों से मिलने पहुंच गए। एंजेलिका, आपने पीएम से क्या बात की मोदी जी से? उन्होंने मुझसे पूछा था आपका नाम क्या है, आप कैसे हो। मैंने बोला मेरा नाम एंजेलिका है, मैं ठीक हूँ।
और आपको कैसा लगा मिलके? अच्छा लगा? ये बहुत जर्नलिस्टिक क्वेश्चन है, कैसा लगा, पर पूछना पड़ता है। बहुत अच्छा लगा। बात तो ज़्यादा हो नहीं, बट वो अपना रेड कार्पेट छोड़ के हमसे मिलने आए, वही हमारे लिए आज बहुत खुशी का दिन है। हमारा सपना ऐसा लग रहा सच हो गया आज उनसे मिलके। बिल्कुल पास में थे, इतना मतलब पास में कि मतलब जैसा लग रहा था सपना देख रहे हैं, प्रधानमंत्री को सामने ऐसे खड़े हैं। बहुत अच्छा लगा, बस नमस्ते करके बहुत अच्छा लगा। मोदी की शख्सियत ही ऐसी है कि विदेशी जमी पर देसी मेजबानों में जितने लोकप्रिय हैं, उतने ही लोकप्रिय विदेशी जमी पर विदेशी मेहमानों के बीच भी हैं। मोदी भी दोस्तों का ख्याल रखने में पीछे नहीं रहते। मोदी तोहफे के तौर पर 10,20,000 वैक्सीन के डोज लेकर पहुंचे थे। और ये तस्वीरें हैं मोदी की दोस्ती की एक और मिसाल की। जब वो बांग्लादेश की आजादी की 50वीं सालगिरह और बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की 100वीं जयंती पर नेशनल परेड कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री जब पहुंचे तो दाढ़ी और टोपी में बोरा समाज के लोग दोनों हाथ खोलकर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए, इस्तकबाल के लिए खड़े थे। देखिए जरा। We came here to convey the regards and salams of His Holiness Sayyidina Sahib to PM Modi. 50th हम लोग के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है बांग्लादेशीज के लिए, तो हम लोग बहुत खुश हैं एंड वी होप दैट फ्रेंडशिप बिटवीन द टू कंट्रीज विल ग्रो स्ट्रॉन्गर एंड विल हेल्प कनेक्ट बिटवीन द पीपल इवन बेटर। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, प्रधानमंत्री जब हिंदुस्तान से जा रहे थे तो उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान को याद किया। आइए आपको बताते हैं शेख मुजीबुर रहमान थे कौन और कैसे तख्ता पलट के दौरान उनकी हत्या कर दी गई। दरअसल शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश को उन्होंने आजादी दिलवाई। शेख मुजीबुर रहमान के बारे में मैं आपको बताऊं आगे, तो बांग्लादेश के संस्थापक और राष्ट्रपति थे शेख मुजीबुर रहमान और शेख हसीना के पिता भी। 15 अगस्त 1975 को दरअसल तख्ता पलट हुआ बांग्लादेश में और तब शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई। न सिर्फ शेख मुजीबुर रहमान बल्कि मुजीबुर रहमान के पूरे परिवार के सभी पुरुष सदस्यों की हत्या कर दी गई। एक भी शख्स खानदान में, परिवार में पुरुष नहीं बचा। 2 बेटियां शेख हसीना जो कि बाहर विदेश में थी, शेख हसीना विदेश में होने की वजह से उनकी बहन रेहाना, दरअसल उनकी जान इस तख्ता पलट के दौरान बच गई। दोनों बेटियां विदेश में थी। दरअसल शेख हसीना अब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है। इन्हीं मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री ने याद किया कि अगर आज वो होते तो शायद कुछ और हालात होते। आइए, फिलहाल ये भारत की बात है, मैं इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद जरूर देखिएगा 10 में है